हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं यहाँ आपके लिए साउंड वेव का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आप इसमें देख सकते हो कि हम लोग 30+ कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट साउंड वेव इसमें डिस्कस किया जाएगा। क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे उसका एक आउटलाइन यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, देख सकते हो। ये वेव मोशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वेव मोशन का इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेव फंक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, साउंड लेवल इन डेसिबल्स, पिच एंड लाउडनेस, फिर ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी, लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी, और ऐसे करते करते हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो होपफुली हम लोग कंसेप्ट नंबर 1 टू कंसेप्ट नंबर 17 अप टू किंग्स ट्यूब तक इस वीडियो में करेंगे, जो कि पार्ट 1 होगा। और पार्ट 2 में हम लोग कंसेप्ट नंबर 18 से कंसेप्ट नंबर 31 तक डिस्कस करेंगे। आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग एक एक करके कंसेप्ट डिस्कस करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे। एक्चुअल में एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है, मीन्स कि मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है। या तो कोई पार्टिकल को ही आप ट्रांसफ़र कर दो जो कि एनर्जी को अपने साथ ले जाए, या दूसरा तरीका होता है वेव मोशन, जब पार्टिकल का ट्रांसफ़र नहीं होता है लेकिन एनर्जी ट्रांसपोर्टेड होता है। मीन्स कि वेव में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है आगे की तरफ, केवल एनर्जी एंड मोमेंटम का आगे की तरफ मूवमेंट होता है। वेव मोशन क्या है? वेव इज disturbance which propagates energy and momentum from one place to other without the actual transport of matter. मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और एनर्जी और मोमेंटम का होगा। It is produced when a system is disturbed from equilibrium. क्लियर है? अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होगा? आप देखो, व्हेन अ वेव मोशन पासेस थ्रू द मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम ओनली वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट देयर मीन पोजीशन, द फेज ऑफ पार्टिकल कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो, यदि वेव मूव कर रहा है ना, तो ये जो पार्टिकल है, सपोज करो पार्टिकल यहाँ पर है तो ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये इसका मीन पॉइंट है, इस मीन पॉइंट से ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अब वो किस फैशन में मूव कर रहा है ये आपको डिपेंड करता है वेव के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग के काम का जो है ना, उसमें हम लोग ये मानेंगे कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली वो वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर है? मीन्स कि पार्टिकल अदर वेव में भी वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन हम लोग सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन का ही देखेंगे। सेकेंड क्या हुआ कि एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द वेव मोशन विदाउट द नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन। द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू द पर्टिकुलर मीडियम इज कॉन्स्टेंट। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। तो सपोज करो कि वेव ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा हो, तो उसमें कोई भी आप पर्टिकुलर पॉइंट ले लोगे तो वहाँ का जो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी एक कोई दूसरा पॉइंट लोगे उससे डिफरेंट होता है, बिकॉज अलग अलग पार्टिकल है तो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। हम लोग एक वेव को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यदि एक वेव को कंसीडर किया जाए तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक, मीन्स कि एक पूरा जो वेवलेंथ है उसको कंसीडर कर रहे हैं। पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट वेलोसिटी से वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे, ठीक है, और जबकि जो वेव है ना वो आगे की तरफ एक वेलोसिटी से मूव करेगा, जो कि वेलोसिटी उस मीडियम पर डिपेंड करेगा, इसलिए कांस्टेंट होगा। ये नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा, न कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेव वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। और फोर्थ पॉइंट है नेसेसरी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। मीडियम का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? तो मीडियम में इलास्टिसिटी होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी होना चाहिए एंड मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेव देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव वेरियस क्राइटेरिया पर है। यदि मीडियम की रिक्वायरमेंट की क्राइटेरिया की बात करें तो दो टाइप में होता है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को जहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए। फिर मैं प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करूँ तो इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हो गया प्रोग्रेसिव वेव, दूसरा हो गया स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव में जहाँ एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, स्टेशनरी वेव में ये एक फिक्स्ड रीजन में ही वेव मूवमेंट करता है। फिर हम लोग तीसरा देखेंगे वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। वाइब्रेशन ऑफ
मीडियम पार्टिकल के बेसिस पर हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम ऑफ पार्टिकल होता है वो मीन पॉइंट से ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ये वेव के डायरेक्शन में मूव करता है। मीन्स कि यदि वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ट्रांसवर्स में वेव के मूवमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल है वो वेव के डायरेक्शन में मूव करता है। फिर फोर्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। सो डायमेंशन के बेसिस पर इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल लाइक हो गया वेव ऑन स्ट्रिंग, जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफर्ड होता है सिंगल डायरेक्शन में। 2 डायमेंशनल हो गया सरफेस वेव और रिपल्स ऑन वाटर, इसमें एनर्जी ट्रांसफर्ड होता है इन अ प्लेन इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और तीसरा हो गया 3 डायमेंशनल लाइक साउंड और लाइट वेव, इसमें एनर्जी पूरे स्पेस में ऑल डायरेक्शन में ट्रांसफर। सो इसमें आप देखो ये कोई वेव है जो कि ऑल डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लाइक जैसे लाइट वेव हुआ, साउंड वेव हुआ, तो वो सभी डायरेक्शन में जाता है। जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करोगे जो कि 2 डायमेंशनल में, तो वो आपको परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस में वेव मूव करते हैं। क्लियर है? सो अब हम लोग देख लेते हैं इसको एक एक करके। सो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, और दूसरा हो गया मैकेनिकल वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव मूव करता है। मीन्स कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा में चेंज होगा, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, और वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, इसके मूवमेंट के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है? सो फिर ये किस वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, लाइट के वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। दे कैन बी पोलराइज्ड, ये जो पोलराइजेशन का प्रॉपर्टी है ये हम लोग लाइट में देखे हैं। सो दे कैन बी पोलराइज्ड। फिर दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, मीन्स कि मीडियम पार्टिकल मीन पॉइंट के ऊपर नीचे मूव करता है। नेक्स्ट EM वेव हैव मोमेंटम। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक रेडियो वेव हुआ, लाइट वेव हुआ, थर्मल रेडिएशन, गामा रेज, एक्सरेज, ये सब क्या होते हैं, EM वेव होते हैं। अब EM वेव का जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो कि उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर एनर्जी कैसे चेंज होता है। सो आप देखो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। आप देख सकते हो कि वेवलेंथ सबसे कम में से किसका है, गामा रे का, और सबसे ज़्यादा किसका है, रेडियो वेव का। और वेवलेंथ यदि इंक्रीज होता है तो एनर्जी कम होता है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर hc/λ, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, c स्पीड ऑफ लाइट है। सो ये डायरेक्शन है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का, इंक्रीजिंग एनर्जी का, और ये डायरेक्शन है आपको इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। सो आप सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का बोल सकते हो और सबसे कम गामा रेज का बोल सकते हो। अब सेकेंडरी ये जो आप देख रहे हो ना कलरफुल, ये आपको क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम है। सो बेसिकली इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, विबजियोर होते हैं। आपको मालूम होगा ये हो गया वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज, ये रेड। सो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सो लैम्डा हाईएस्ट होगा रेड का, और वायलेट का लैम्डा क्या है, लैम्डा लीस्ट। सो आप बोल सकते हो यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, और सबसे फर्स्ट में क्या होना चाहिए, वायलेट होना चाहिए, जो कि दिखाया भी गया। सो आपको ये स्पेक्ट्रम याद रखना चाहिए, कभी कभी इससे एक आध प्रॉब्लम पूछ देते हैं। सो ये तो हुआ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव, जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर होता है मैकेनिकल वेव, जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। So mechanical wave energy and momentum propagate by the motion of particle of medium, means कि पार्टिकल जो मूव करता है ना वो बेसिकली एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र कर देता है। मीन्स कि पार्टिकल मूवमेंट करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, शिफ्ट करता है, और फिर अपने प्रीवियस पोजीशन पे आ जाता है। सो बट मीडियम रिमेन्स एट प्रीवियस पोजीशन, मास ट्रांसफ़र डज नॉट टेक प्लेस। क्लियर है? इसमें भी मास ट्रांसफ़र नहीं, अब ध्यान दो वेव में मास ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। सो प्रोपोगेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये दो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण प्रोपोगेशन पॉसिबल हो पाता है। ये एक हुआ इलास्टिसिटी, दूसरा हुआ इनर्शिया। अब ये इलास्टिसिटी क्या है, सो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट क्यों है, सो डैट द पार्टिकल कैन रिटर्न टू देयर मीन पोजीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। देखो पार्टिकल को आपने डिस्टर्ब किया, फिर वो
वो अगले पार्टिकल को, सपोज करो कि ये पार्टिकल है, इसको आपने डिस्टर्ब किया, ये अगले पार्टिकल को एनर्जी दे देगा और फिर अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। सो मीन पोजीशन पर वो रिटर्न हो पाए, इसी प्रॉपर्टी को आप बोलते हो इलास्टिसिटी। और इनर्शिया क्या है? शो दैट द पार्टिकल कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मीन पोजीशन। द पार्टिकल्स इन द मीडियम वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट द मीन पोजीशन। देखो हम लोग सिंपल हार्मोनिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है। सो बेसिकली यदि कोई वेव ट्रांसफ़र होता है या वेव के कारण एनर्जी ट्रांसफ़र हो पा रहा है तो ये इट जस्ट बिकॉज कि मीडियम में ये दो प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी और इनर्शिया। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए कि मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी होना चाहिए। तो आवर स्कोप ऑफ स्टडी इज मैकेनिकल वेव एंड स्पेशली साउंड वेव। सो मैकेनिकल वेव कितने तरह के होते हैं? मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, दे आर ट्रांसवर्स वेव, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं? पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक अबाउट द मीन पोजिशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सो आपको बस यही चीज़ ध्यान रखना है। देखो वेव आपको इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वेव इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। देखो ये पार्टिकल है, वाइब्रेशन अप वाइब्रेशन डाउन। और ये चूंकि हम लोग सिंपल हार्मोनिकली बोल रहे हैं क्योंकि हमें वही पढ़ना है, तो पार्टिकल जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक वे में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्रेस्ट क्या होता है? सो बेसिकली क्रेस्ट क्या होता है? टेम्पररी रेज्ड एबव द नॉर्मल पोजीशन। देखो ये आपको नॉर्मल लाइन है। सो पार्टिकल अपने नॉर्मल लाइन से ऊपर जा करके एक समय पीक पॉइंट पर जाता है जिसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और जब वो अपने सबसे लीस्ट पॉइंट पर होता है तो उसको बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं। सो इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, सो आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन, मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए सितार और अ वायलिन, मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ए तबला और ढोलक, मूवमेंट ऑफ किंक ऑन अ रोप एंड वेव सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सो आप यदि सरफेस ऑफ वाटर पर देखोगे, यदि वाटर में कोई स्टोन को थ्रो करते हो तो देखते हो कि वेव ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है। सो बेसिकली जो सरफेस ऑफ वाटर पर वेव सेटअप होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। अब देखो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स, they can set up on the surface of liquid but they cannot be transmitted into the liquid and gas as fluid cannot sustain shear। ये बहुत ही important concept है कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो सॉलिड में होगा और सरफेस ऑफ लिक्विड पर होगा, बट लिक्विड के इनसाइड में या गैस के इनसाइड में ये सेटअप नहीं होता है। लाइक मैं यहाँ पर देखो ट्रांसवर्स वेव एक रॉड में सेटअप हुआ, ट्रांसवर्स वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और इसमें देखो जो सॉलिड लाइन है वो क्रेस्ट से दिखाया गया, डॉटेड लाइन आपको ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली मैं यदि ट्रांसवर्स वेव एक स्ट्रिंग में बोलूं तो यहाँ पर भी सेटअप हो जा रहा है। आप ट्रांसवर्स वेव समझ गए होंगे, मीन्स कि मीन पॉइंट के ऊपर नीचे पार्टिकल मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। देखो पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज़ पॉसिबल बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो पोलराइजेशन के बारे में जब भी आपसे कहा जाए तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें पोलराइजेशन यस, मैकेनिकल वेव का दो होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स में पोलराइजेशन ओके बट लॉन्गिट्यूडनल में पोलराइजेशन नॉट पॉसिबल। अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ते हैं। तो जहाँ ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल मीन पॉइंट से ऊपर नीचे या परपेंडिकुलर टू वेव मोशन मूव करता है, यहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। मीन्स कि यदि वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है। सो it travels in the form of compression and rarefaction। so ये compression और rarefaction क्या होता है? जैसे वहाँ पर आपने देखा था कि crest था, वैसे यहाँ पर क्या होता है? compression होता है। so compression हुआ particle are compressed in the region of medium, और compress होने के कारण pressure high होता है और density इसमें maximum होता है। लेकिन यहाँ पर देखो compression और rarefaction को दिखाया गया है, तो ये particular जो region है इसमें देख रहे हो ज़्यादा medium particle है,
प्रेशर हाई है, डेंसिटी ज़्यादा है। और रेयरफैक्शन ये पार्ट है जिसमें कि आप देख रहे हो डेंसिटी भी कम है और प्रेशर भी लो है। सो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में मूव होते हैं, और कंप्रेशन मीन्स मैक्सिमम प्रेशर एंड डेंसिटी, एंड रेयरफैक्शन मीन्स पार्टिकल्स आर रेयरफाइड इन द रीजन ऑफ मीडियम एंड प्रेशर एंड डेंसिटी आर मिनिमम। और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या है, वेव यदि इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या हो गया, साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप क्या हुआ, बांसुरी। जब बांसुरी को आप बजाते हो तो जो एयर होते हैं वो उसमें वाइब्रेट करते हैं, और वो जो वेव का मोशन हो गया वो लॉन्गिट्यूडनल हुआ। सिमिलरली वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम अबव द सरफेस ऑफ वाटर इन द ट्यूब ऑफ रेजोनेंस apparatus इज लॉन्गिट्यूडनल। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या सॉलिड लिक्विड गैस सभी में ट्रांसमिट होते हैं? तो दीज वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू solid, liquid and gases because for this wave propagation volume elasticity is necessary. सो आप हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांसवर्स वेव आपको क्या सॉलिड में होगा और लिक्विड के सरफेस पर बस। और जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करोगे तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सभी में होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन आपको वेव को कितने फॉर्म में डिवाइड करते हैं। सो दो पार्ट में होते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव एडवांस इन अ मीडियम विद डेफिनिट वेलोसिटी, ये मूव, इस कारण से एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस वेव प्रोपोगेट्स एनर्जी इन द मीडियम। स्टेशनरी वेव क्या हो गए, दिस वेव्स रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन टू बाउंड्रीज इन द मीडियम। एनर्जी इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय दिस वेव बट इज कन्फाइंड इन द सेगमेंट। ठीक है, सो यदि दो पॉइंट के बीच में जो वेव है वही मूव करेगा, सो इस केस में एनर्जी इसी दो पॉइंट के बीच में रहेगा, ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, लाइक हो गया वेव इन ए स्ट्रिंग। लाइक एक स्ट्रिंग को ऐसे बांध दो और हल्का सा खींच करके छोड़ दो, देखोगे ना कि स्ट्रिंग ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, सो ये आपको क्या हो गया, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव हो गया, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज वेव आर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, ऑडिबल और साउंड वेव। तो साउंड वेव का रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होता है। दीज आर जनरेटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज सच एज वोकल कॉर्ड्स, स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड मेम्ब्रेन। फिर सेकेंड होता है इंफ्रासोनिक वेव। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लाई बिलो 20 हर्ट्ज। अब ध्यान रखना 20 हर्ट्ज हो गया और 20 किलो हर्ट्ज हो गया। सो आदमी ना इसी रेंज में सुन पाता है, आप और हम इसी रेंज में सुन पाते हो। इससे नीचे जाओगे तो वो क्या कहलाता है, इंफ्रासोनिक, और इसके ऊपर जाओगे तो क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, बस ये याद रखो। ठीक है, सो ये वेव प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ओशन वेव, ये सब किस में आते हैं, इंफ्रासोनिक में। और अल्ट्रासोनिक क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। ह्यूमन एयर cannot detect these waves. Certain creatures like mosquito, dog, bat show response to that. So mosquito हो गए, dog हो गए, bats हो गए, ये सब इसको सुन पाते हैं। फिर एक अच्छा कंसेप्ट हो गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में चूँकि 332 मीटर पर सेकेंड है, सो वेवलेंथ आप निकालना हो तो वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा होता है, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। सो आपको फ्रीक्वेंसी पता है इंफ्रासोनिक का भी और अल्ट्रासोनिक का भी। सो आप इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इसमें डालोगे तो जो लैम्डा का वैल्यू आएगा, सो लैम्डा का वैल्यू अल्ट्रासोनिक के लिए लेस देन 1.66 सेंटीमीटर आएगा और इंफ्रासोनिक के लिए ग्रेटर देन 16.6 मीटर आएगा। सो इसको आप याद कर लो, ये एग्जाम में पूछते हैं। These waves are used for navigation under water। ठीक है, अल्ट्रासोनिक का इसमें यूज होता है। दे आर यूज्ड इन द अल्ट्रासोनोग्राफी, इन फोटोग्राफी और स्कैनिंग सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। दे यूज टू रिपेल मॉस्क्यूटो और अट्रैक्ट फिशेस, क्योंकि मॉस्क्यूटो इससे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक अच्छा कंसेप्ट होता है मैक नंबर क्या होता है, सो स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। सो यदि आप किसी बोलते हो प्लेन का स्पीड 1.2 मैक है, ठीक है, 1.2 मैक है, तो इसका स्पीड क्या होगा, 1.2 इंटू स्पीड ऑफ साउंड।
सो स्पीड ऑफ साउंड होता है 332, सो 1.2 इंटू 332 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया मैक नंबर। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है। सो इसमें भी हम लोग काफ़ी नए नए कंसेप्ट को समझेंगे। सो दिस वेव प्रोपोगेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ मीडियम विथ फाइनाइट वेलोसिटी एंड एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव विदाउट एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ मैटर। चूंकि वेव है तो मैटर का ट्रांसमिशन नहीं होगा, एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसमिशन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स कि एनर्जी इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा विथ फाइनाइट वेलोसिटी। क्लियर है? आपको मालूम है कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी और इनर्शिया ऑफ मीडियम पे। सो एज लॉन्ग एज उसका इलास्टिसिटी और इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। If during the propagation of progressive wave the particle of medium perform SHM about their mean position, then waves is known as harmonic progressive wave. So यदि मान लेते हैं SHM में पार्टिकल मूवमेंट कर रहा हो तो आप उसको हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोलते हो, जो आपके सिलेबस में यही है। तो सपोज अ प्लेन simple harmonic wave travel from the origin along the positive direction of x axis from left to right, means कि इस डायरेक्शन में यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है, तो तब इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पर y क्या है? y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मीन पॉइंट से। अब देखो y क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट से, और a क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और चूंकि ये हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, ये जो पार्टिकल है ना, ये SHM में है, इसलिए ये आपको साइन या कोसाइन के फॉर्म में होगा। और ओमेगा का वैल्यू होगा 2 पाई इंटू एफ, जहाँ एफ क्या है? लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। सो क्लियरली द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव विथ इनिशियल फेज इज ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई जीरो। सो यदि कुछ एक इनिशियल फेज रहेगा तो एक फाई जीरो का इंट्रोड्यूस करोगे। अब ये देखो, यदि ओमेगा टी माइनस के एक्स रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि वेव ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है, जबकि यदि ओमेगा टी प्लस के एक्स रहेगा तो वेव क्या है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। सो आप ध्यान देना, इसी हिसाब से यहाँ पर साइन कन्वेंशन होता है। ये सारे टर्म का यहाँ पर वैल्यू लिखा गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और एक्स हो गया कि पोजीशन ऑफ वेव, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। देखो यदि वेव मूव कर रही ना, तो किसी एक, ये जो ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, जो एक्स डिस्टेंस पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उसका ये फॉर्मूला है। सो फाई जीरो क्या है? इनिशियल फेज ऑफ द वेव एंड डिफाइंस द फेज ऑफ वेव फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। इट डिटरमाइंस द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पॉजिटिव और निगेटिव फेज, इनिशियल फेज कांस्टेंट क्या होता है? सो पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट हुआ तब जब साइन फाई जीरो ग्रेटर देन 0 के हुआ एट t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर अब देख रहे हो, ये इसका वैल्यू है ना, ये है a साइन फाई जीरो। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? a साइन फाई जीरो। सो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनिशियल फेज, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव आया। ए साइन फाई जीरो क्या होगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। और वेव के फॉर्म में सोचोगे तो अब देखोगे, ये मेरा जो वेव था ना, यही मेरा वेव था, इसको मैंने पीछे की तरफ लग रहा है खींच दिया हूँ, पीछे की तरफ खींच दिया हूँ। सो पॉजिटिव फेज रहेगा तो पीछे की तरफ खींचा हुआ रहेगा और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रहेगा। क्लियर है? और चूंकि वेव आगे की तरफ मूव हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस साइन के साथ आएगा। क्लियर है? वैसे ही मैं यदि निगेटिव फेज कांस्टेंट की बात करूँ, निगेटिव इनिशियल फेज की बात करूँ, तो देखो निगेटिव इनिशियल फेज यहाँ पर क्या है? आपको ए साइन फाई जीरो क्या है? निगेटिव है, ठीक है, ये मीन पॉइंट से नीचे की तरफ है। बिकॉज आप यहाँ पर रखोगे x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो y आ गया a साइन माइनस फाई जीरो, डेट इज माइनस a साइन फाई जीरो, जो निगेटिव वैल्यू है। और ये देखकर लग रहा है कि वेव को आगे की तरफ खींच दिया गया है। सो निगेटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि डेट इज साइन फाई लेस देन फाई जीरो लेस देन 0, डेट इज
the particle has some negative displacement, the sine curve starts from the right from the origin. देख रहे हो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है ना. अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन, अब अलग अलग फॉर्म क्या है ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है, तो ये तो जान गए. अब इससे अब k का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा पुट करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, और ओमेगा का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 2 पाई एफ. ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड के भी इक्वल होता है. सो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी पुट करोगे और एक्स और के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा पुट करोगे तो ये थर्ड वाला आ जाएगा. और आप देखो यहाँ पर वेलोसिटी के टर्म में भी इसको निकाल सकते हो. कैसे? तो देखो यहाँ से आप कर दोगे ए साइन ओमेगा का वैल्यू क्या है? 2 पाई एफ, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी बाई लैम्डा. सो 2 पाई वी बाई लैम्डा माइनस के का वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स. सो 2 पाई बाई लैम्डा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर टी तो है ही. सो ये हो गया ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा बाहर निकल गया, और ये हो गया वी टी माइनस एक्स. ये वाला टर्म आ गया. अब ये देखो ये फिफ्थ वाला निकालना हो तो कैसे निकालोगे? आप देखो वेलोसिटी ऑफ वेव v क्या होता है? न्यू लैम्डा, और न्यू क्या होता है? न्यू हो सकता है ओमेगा बाई 2 पाई के रूप में लिख सकते हो, बिकॉज आपको मालूम है ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई के. सो क्लियरली ओमेगा बाई के हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव के इक्वल. सो आप क्या करो कि k का वैल्यू लिख सकते हो ओमेगा बाई वी. सो यहाँ पर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के की जगह ओमेगा बाई वी एक्स कर दो और ओमेगा को बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा. सो अलग अलग फॉर्म में प्रोग्रेसिव वेव को कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब हम लोग इससे समझते हैं कि वेव वेलोसिटी क्या होता है. सो जो वेव जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी को हम लोग वेव वेलोसिटी बोले, और इसका वैल्यू आया v इज इक्वल टू एन लैम्डा या न्यू लैम्डा बोल दो, जहाँ n क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है. सो क्लियरली फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम के इक्वल होगा तो लैम्डा बाई टी भी बोल सकते हो, और इसको आप ओमेगा बाई 2 पाई इंटू लैम्डा के इक्वल भी बोल सकते हो, बिकॉज 1 बाई टी हुआ ओमेगा बाई 2 पाई के इक्वल. आपको मालूम है कि टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, सो 1 बाई टी हुआ ओमेगा बाई 2 पाई, और ये हो गया ओमेगा बाई के जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला था. ठीक है, सो इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टर्बेंस इन वन टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टर्बेंस आगे की तरफ मूव किया वही वेव वेलोसिटी हुआ. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट इज इलास्टिक एंड इनर्शिया प्रॉपर्टी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन. सो आई थिंक ये सब आपको क्लियर है. अच्छा, ग्रुप वेलोसिटी. ग्रुप वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी विथ विच ग्रुप ऑफ वेव्स ट्रेवल्स इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी, और द वेलोसिटी विथ विच अ वेव पैकेट ट्रेवल इज नोन एज अ ग्रुप वेलोसिटी. कभी कभी एग्जाम में आपको ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के. मीन्स कि ओमेगा को के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है. अब पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? सो देखो आपने y का वैल्यू निकाला, y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. इसी को यदि आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो वेलोसिटी हो जाएगा. So the rate of change of displacement y with respect to time t is known as particle velocity. So clearly particle velocity क्या होगा? del y by del t. मैंने यहाँ पर पार्शियल इसलिए लिया क्योंकि x भी चेंज हो रहा है और जो t है वो भी चेंजिंग है. ठीक है, t भी चेंज होने पर पोजीशन चेंज हो रहा है और x भी चेंज होने पर पोजीशन चेंज हो रहा है. लेकिन चूंकि हमको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप डेल y बाई डेल टी करोगे. लेकिन जो कर्व है, जो ये कर्व है उसका स्लोप निकालना चाहोगे तो क्या करोगे? डेल y बाई डेल एक्स. ये चीज़ ध्यान रखना. तो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए डेल वाई बाई डेल टी किए और ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, डेट इज ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा उसके लिए ये टर्म हो जाए 1 के इक्वल, और तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए ओमेगा के इक्वल हो जाएगा. वैसे ही यदि मैं स्लोप ऑफ कर्व की बात करूं तो डेल वाई बाई डेल एक्स करूंगा तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया? माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. क्लियर है? बिकॉज आपको डिफ्रेंशिएशन करना पता है. आपको क्या है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है. सो इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स.
सो अब आप क्या करो कि इसको डेल वाई बाई डेल टी और डेल वाई बाई डेल एक्स का के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको मालूम है डेल वाई बाई डेल टी हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो क्लियरली डेल वाई बाई डेल एक्स के लिए इसको आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो और ओमेगा से डिवाइड कर दो। सो माइनस के बाई ओमेगा इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो क्लियरली यही आपको है डेल वाई बाई डेल टी के इक्वल। सो क्लियरली डेल वाई बाई डेल टी हुआ माइनस ओमेगा बाई के डेल वाई बाई डेल एक्स के इक्वल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। वी पी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप ऑफ वेव एट दैट पॉइंट। लाइक आप सपोज करो कि यहाँ पर आपको पार्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पर स्लोप निकाल लो, ठीक है, यही आपको स्लोप हुआ, और इस स्लोप को आप वेलोसिटी ऑफ वेव से मल्टीप्लाई कर दो और आगे में एक निगेटिव साइन लगा दो। सो देखो हम लोग इसका इमीडिएट कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग देखो यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखाऊंगा मैं। अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन पहले समझ लेते हैं। सो एक्सेलरेशन क्या है, आपने वेलोसिटी को निकाल लिया, कैसे, पोजीशन को आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी निकला, फिर आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सो हम लोग यही काम करते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार करोगे तो क्या होगा ए ओमेगा, ठीक है, फिर कॉस हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो ए ओमेगा स्क्वायर विथ माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। सो 2 बार इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आया, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो आप देख रहे हो ये जो पार्टिकल जो एक्सलरेट कर रहा है ना, ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। सो आप ध्यान दो, एक तो है कि वेव इस तरफ मूव कर रहा है, वेव वेलोसिटी से v जिसका वैल्यू है ओमेगा बाई के, और पार्टिकल क्या है, ये आपको ऊपर नीचे एक वेलोसिटी है जिसका वैल्यू है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक्सलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल, ठीक है, या माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के इक्वल है। अब हम लोग ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट पर जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो अब देखो कि यदि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। सो क्लियरली ये 1 2 में ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, लेस देन 0 3 4 में एक्सेलरेशन निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। तो ये तो समझ गए। अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए आपने देखा है क्या होता है, माइनस इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी निकाला था रिलेशनशिप। सो ए पर बात करोगे पॉइंट 1 पे, तो इस पे क्या है, ये स्लोप यही है, ठीक है। स्लोप के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट देखो कितना एंगल बना रहा है। सो ये थीटा आपको है 90 डिग्री से कम। अब ध्यान दो, थीटा यदि 90 डिग्री से कम है तो टेन थीटा या जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है, और थीटा यदि 90 डिग्री से ज़्यादा है तो स्लोप जो टेन थीटा है वो क्या हो गया, आपको निगेटिव हो गया। सो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आप इस पॉइंट की बात करोगे तो थीटा कितना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पर निगेटिव होगा। सो 1 पे स्लोप पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, और वेलोसिटी तो पॉजिटिव टर्म ही है, सो माइनस इंटू पॉजिटिव। सो 1 पे वेलोसिटी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आ गया। फिर वैसे ही 2 पे स्लोप निगेटिव, इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट हो रहा है। फिर ऐसे ही 3 पर देखो, ये स्लोप क्या है, ये स्लोप आपको 90 डिग्री से ज़्यादा है एंगल, तो स्लोप निगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव। 4 की बात करोगे तो 4 पर जो एंगल है वो क्या है,
थीटा 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव मीन्स की वेलोसिटी निगेटिव। तो ये एग्जाम में पूछते हैं इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। आई थिंक आप ये समझ गए हो अच्छे से। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट है पाथ फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है? तो इनका बीच का जो रिलेशनशिप है वो समझना बहुत ही आसान है। आप बस एक वेव ड्रॉ करो। ये वेव मैंने कंप्लीट वेव ड्रॉ किया, तो कंप्लीट वेव का लेंथ क्या हुआ? वेवलेंथ के इक्वल, लैम्डा के इक्वल। टाइम कितना हुआ करने में? एक पूरे टाइम पीरियड टी के इक्वल हो गया। और फेज एंगल के टर्म में बात करोगे तो टोटल 2 पाई फेज एंगल हुआ। तो रिलेशनशिप ये बन गया डेल्टा फाई बाई 2 पाई। डेल्टा फाई क्या है? फेज एंगल जो आपको कभी निकालना हो। डेल्टा लैम्डा क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा फाई हो गया फेज डिफरेंस, डेल्टा लैम्डा हो गया पाथ डिफरेंस, और ये हो गया टाइम डिफरेंस। सो इक्वेशन बनेगा फेज डिफरेंस बाई 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाई लैम्डा इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस बाई टी। अब ये आया कैसे? मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो सपोज करो कि डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है। ठीक है, सो आप बोलोगे कि यदि लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। तो एक यदि पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा। और डेल्टा एक्स होगा तो क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सो क्लियरली फेज डिफरेंस डेल्टा फाई आया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के। और यहाँ से बोल सकते हो फेज डिफरेंस बाई 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाई लैम्डा। वैसे ही टाइम डिफरेंस का भी यहाँ पर कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कभी कभी दो पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको फेज डिफरेंस निकालने को आ जाता है। तो कैसे निकालोगे? तो सपोज करो कि φ1 और φ2 फेज ऑफ 2 पार्टिकल है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस x1 एंड x2 है, जहाँ φ1 हो गया ओमेगा टी माइनस के x1 एंड φ2 हो गया ओमेगा टी माइनस के x2। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए इंडिविजुअल फेज को घटा देंगे, तो φ1 माइनस φ2 हो जाएगा k इंटू x1 माइनस x2। सो हमेशा ध्यान रखना कि फेज को घटा दोगे ना तो फेज डिफरेंस निकल जाता है। सो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। टाइम डिफरेंस का भी ऐसे ही कंसेप्ट है। अब ये देखो कि यदि पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल हो, मीन्स कि पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, इस तरह से हो, या फेज डिफरेंस n इंटू 2 पाई हो, मीन्स कि 2 पाई हो, 4 पाई हो, ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब ना सेम फेज में है। सो पॉइंट सेपरेटेड बाय n लैम्डा आर इन सेम फेज। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। सपोज करो ये एक वेव है, तो इसमें ये जो है ये और इसके बीच का कितना डिफरेंस हो गया? 2 पाई या लैम्डा। उसी तरह से इसके और इसके बीच का बात करोगे तो कितना हो गया? 4 पाई और 2 लैम्डा। दोनों किस में है? क्रेस्ट में। ये भी क्रेस्ट में है, ये भी क्रेस्ट में है। सो देख रहे हो ये सब सेम फेज में है। और केवल क्रेस्ट के लिए ही नहीं होगा, आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, और वैसे ही ये पॉइंट ले लो। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? लैम्डा। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लोगे तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। सेम फेज में है। फेज मतलब क्या होगा कि आपका पोजीशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है। यहाँ पर भी ये इस हाइट पर है और नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ भी ये इस हाइट पर है और नीचे की तरफ जा रहा है। सो यदि लैम्डा का मल्टीपल में डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, तो सेम फेज होगा। वैसे ही यदि लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स हो, लाइक लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो ये क्या होगा? आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये हुआ और ये हुआ, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? ये डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2। तो एक यदि क्रेस्ट पे है तो दूसरा ट्रफ पे है, बिल्कुल आउट ऑफ फेज है, बिल्कुल अपोजिट है। अब देख लेते हैं कि देखो कभी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव जाता है तो क्या अंतर आता है? उसका फ्रीक्वेंसी में अंतर आता है? फ्रीक्वेंसी में अंतर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज फ्रीक्वेंसी एक सोर्स का प्रॉपर्टी है। जिस सोर्स से वो साउंड वेव निकल रहा है, उसका प्रॉपर्टी हो गया फ्रीक्वेंसी। सो मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी में अंतर नहीं आएगा। आप मान लो कि एक वाटर है और एयर है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया ना, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो
तो चेंज क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो कि डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होता है। साउंड वेव एयर में अलग होता है, वाटर में अलग होता है, स्टील में अलग होता है। तो अंतर कहाँ आ जाता है, तो अंतर उसके वेवलेंथ में आता है। वेलोसिटी में अंतर आता है तो वेवलेंथ में अंतर आता है। बिकॉज आपको मालूम है v होता है एन लैम्डा या न्यू लैम्डा के इक्वल, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है जिसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। सो यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब जो उसका वेवलेंथ है ना वो आपको बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। सो ये भी आपको न्यूमेरिकल में पूछता है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। अब हम लोग वेव मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। फर्स्ट हुआ ट्रांसवर्स वेव मोशन के बारे में। सो ये जो एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड हाइट होता है उसको वेव हाइट बोलते हैं। एम्पलीट्यूड आपको पता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्रेस्ट आपको मालूम है, ट्रफ मालूम है, वेवलेंथ लैम्डा मालूम है, नॉर्मल लेवल और रेस्टिंग पोजीशन मालूम है। वेव इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे सेम पॉइंट पर रहते हुए ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसे करके वो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसमें, ट्रांसवर्स वेव में। अब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करूंगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसे आप एम्पलीट्यूड क्या समझोगे। सो देखो, एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ कॉइल इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, इनके बीच का गैप बहुत कम जाता है। ठीक है, ये आपको कंप्रेशन हो गया जिसमें प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, और ये आपको रेयरफैक्शन हो गया, और ये आपको नॉर्मल लाइन हो गया। ये आपको नॉर्मल है जहाँ पर कोई कंप्रेशन है, नो कंप्रेशन नो रेयरफैक्शन, सो नॉर्मल। सो बेसिकली ये आपको रेयरफैक्शन दिखा रहा है, ये आपको क्या दिखा रहा है, कंप्रेशन दिखा रहा है। अब देखो, कंप्रेशन टू कंप्रेशन जो लेंथ हो गया ना वो वेवलेंथ हो गया। क्लियर है, सो वेवलेंथ यही हुआ। और उसी तरह से रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन को भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, क्लोजनेस। जितना ज़्यादा क्लोजनेस है ना इनका, उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हाई होगा। सो इन ट्रांसवर्स वेव द हायर द क्रेस्ट आर द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द क्लोज टुगेदर द पार्टिकल्स आर द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और वेव इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल क्या है कि वेव के डायरेक्शन में ही मूव करता है। ठीक है, और फिर मूव करके फिर से अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाता है। तो टाइम पीरियड आपको मालूम है 1 बाई फ्रीक्वेंसी t इज इक्वल टू 1 बाई n, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज़ नोन एज द रेडियल और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, मेजर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड t हो गया, बिकॉज t टाइम में वो 2 पाई एंगल कवर कर रहा है। सो एक टाइम में क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी हो जाएगा, और यही ओमेगा के इक्वल होता है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी या 2 पाई एन हो गया, जहाँ एन फ्रीक्वेंसी हो गया। इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड और डिग्री पर सेकेंड। अब रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के इक्वल होता है, जहाँ न्यू या एन क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ वेव इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक एंड इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करता है जिसने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया है। ठीक है, डिस्टर्बेंस यदि फास्ट प्रोड्यूस करेगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, और डिस्टर्बेंस काफ़ी स्लो प्रोड्यूस होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ विल डिफर टू कीप एन लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने जैसा कि आपसे बोला कि लैम्डा यदि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो लैम्डा चेंज होता है। अब वेव पल्स क्या होता है, हम लोग बेसिकली वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो वेव फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले जो बेसिक टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। सो वेव पल्स क्या हुआ, आप एक रस्सी लो, उसको एक झटका दो, एक बार आप इसको ऊपर ले जाओ और फिर दूसरी बार तुरंत नीचे ले आओ, तो देखोगे एक वेव पल्स प्रोड्यूस होगा जो आगे की तरफ मूव करेगा। सो इसको आप क्या बोलते हो, वेव पल्स। इट इज़ अ शॉर्ट वेव प्रोड्यूस इन अ मीडियम व्हेन डिस्टर्बेंस क्रिएटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन वेव ट्रेन क्या हो गया, आप इस चीज़ को बार बार करो, आप रस्सी लो और उसको ऊपर की तरफ तेज़ी से ले जाओ, फिर नीचे की तरफ ले आओ, तो एक वेव पल्स निकला। और इस प्रोसेस को बार बार करते रहोगे तो एक सीरीज ऑफ वेव पल्स आएगा, आप इसको बोलोगे वेव ट्रेन। सो वेव पल्स और वेव ट्रेन में क्या अंतर वो आप समझ गए। अब वेव फ्रंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेव फ्रंट क्या है, ए वेव फ्रंट इज अ लाइन और सरफेस ऑन विच द डिस्टर्बेंस हैज द सेम फेज एट ऑल पॉइंट्स। देखो सपोज करो कि यहाँ पर से कोई एक सोर्स है जिसने वेव प्रोड्यूस किया, पॉइंट सोर्स है, इसने एक प्रोड्यूस किया। अब एक टाइम पीरियड के बाद ये पूरा वेव यहाँ पर आया,
फिर ठीक है उसी तरह से एक ही टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर भी आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पर आया, इस डायरेक्शन में यहाँ पर आया। सो एक टाइम पीरियड के बाद जो सारे वेव्स जो पहुँचे हैं यहाँ पर उनका क्या फेज सेम है। यदि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर सब के सब क्रेस्ट में है तो एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर सब क्रेस्ट में है, दो टाइम पीरियड के बाद सब यहाँ पर क्रेस्ट में है, और एक और दो टाइम पीरियड के बीच का कोई टाइम लोगे तो वहाँ पर ये दोनों जो 3/2 टाइम के बाद मीन्स कि t + t/2 टाइम के बाद, तो t टाइम के बाद वो क्रेस्ट पे आएंगे और t/2 टाइम के बाद किस पर आएंगे, ट्रफ पे आएंगे। सो बीच में वो सब कहाँ पर आए हैं, सब जितने वेव पहुँचे हैं सब के सब ट्रफ पे है। सो बेसिकली ये वेव फ्रंट क्या होता है ना कि वो कर्व, वो सरफेस, वो लोकस जिसमें कि डिस्टर्बेंस का सेम फेज हो, सभी या तो क्रेस्ट में हो, सभी ट्रफ में हो, सभी मीन पॉइंट पर हो, मीन्स सबका फेज सेम हो, ठीक है। सो उसका सरफेस हो गया वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो इफ इट इज क्रेस्ट देन ऑल पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट हैव क्रेस्ट एंड द वेव फ्रंट आफ्टर हाफ टाइम पीरियड विल हैव ट्रफ। देखो वही चीज़ बोला गया है कि यहाँ पर सपोज करो कि सब क्रेस्ट पे है तो हाफ टाइम पीरियड के बाद सब किस पर आ गया, ट्रफ पे आ गया। सपोज करो ये हाफ टाइम पीरियड था, फिर हाफ टाइम पीरियड के बाद सब किस पर आ गया, क्रेस्ट पे आ गया है। So all wave fronts separated by a wavelength distance or time period have the same phase. Again, the shape of wave front is same for one type of source. Pulse on the pond are example of wave front, ठीक है। तो wave front basically वैसा locus है जो कि same phase का है। तो पॉइंट सोर्स के लिए आपने देखा वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल होता है, बिकॉज पॉइंट सोर्स ना हर एक डायरेक्शन में वेव को इमिट कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में। तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर शेप कौन सा बनता है, स्फेयर बनता है, इसलिए स्फेरिकल हो जाएगा। मैं यदि ये प्लेन सोर्स की बात करूं, मैं कोई यदि ऐसे करके प्लेन सोर्स, लंबा कोई प्लेन सोर्स के बारे में बात करोगे तो ये क्या बनेगा, इस टाइप का प्लेन सोर्स रहेगा, तो इससे वेव ऐसे ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। आप हमेशा ध्यान देना कि जो रे का डायरेक्शन होता है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट होता है। यहाँ भी रे ऐसे जा रहा था तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हुआ, ठीक है। यहाँ भी रे ऐसे जा रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट हुआ, ठीक है। सो वेव फ्रंट के बारे में आप समझ गए होंगे। अब फॉर अ पॉइंट सोर्स वेव इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सोर्स इज गिवन बाय। कभी कभी ये भी पूछता है कि वेव इंटेंसिटी आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट x डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना हो। सपोज करो कि ये सोर्स है और इससे पूछेगा कि ये x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या है, वो कैसे निकालोगे। तो देखो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो इंटेंसिटी हुआ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो एरिया से भी डिवाइड कर दिए, टाइम से भी डिवाइड कर दिए। सो अब देखो कि एनर्जी बाय टाइम क्या हो गया, पावर के इक्वल होता है। सो पावर बाय एरिया हो गया। सो आपको यदि इसका पावर P हो सोर्स का, तो ये ना पूरे सरफेस पर, स्फीयर के पूरे सरफेस पर ये एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब समझो यहाँ पर कोई सोर्स रखा गया है तो उसका ना जो एनर्जी है पूरे स्फीयर के सरफेस पे आ रहा है और आपको पर्टिकुलर इस पॉइंट पर निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसके एरिया से डिवाइड करोगे। तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। यदि ये x है तो 4πx²। सो p/4πx²। तो यही हो गया इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। तो ये भी कभी कभी पूछता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यदि मान लेते हैं मैं बात करूं कि लाइन सोर्स के बारे में, तो उससे कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है। ये आपको लाइन सोर्स है, ठीक है। तो इससे रे ऐसे निकल रहा है, ठीक है, इस तरफ भी निकल रहा है। तो क्लियरली इससे जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, ठीक है। सो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सो लिखा गया स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर प्रोड्यूस बाय पॉइंट सोर्स, आपको समझ में आ गया होगा। वाइल सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आर प्रोड्यूस बाय लाइन सोर्स, लाइन सोर्स से ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। सो कुछ पर्टिकुलर ऐसे ही इस तरफ भी आ रहा होगा, ऐसे ही पीछे की तरफ भी जा रहा होगा। तो टी टाइम के बाद वेव यहाँ पर भी ऐसे आया, यहाँ पर भी ऐसे आया, यहाँ पर भी ऐसे आया, यहाँ पर भी ऐसे आया। तो आप इन सब को मिला करके
जोड़ोगे तो इस टाइप का बन गया, एक आपको क्या बन गया, सर्किल बन गया। और ऐसे ही हर एक पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल नीचे में ले आओगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। So the best example of line source is tube light. Planar source produces plane wave front at very large distance. The spherical and cylindrical wave front also converge to plane wave front. ये बहुत ही important line है। आप देखो यहाँ पर कोई point source है, ये क्या बना रहा है, स्फीयर बना रहा है, और दूर जाओ स्फीयर हो गया, और दूर जाओ, और बहुत दूर जाओगे ना तो ये ऐसे हो गया वेव। तो ये ऐसे वेव हो गया, मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर कोई सोर्स और यहाँ पर कंसीडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लगभग प्लेन वेव फ्रंट हो गया। वैसे ही सिलेंड्रिकल जो वेव फ्रंट भी बहुत दूर डिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर करोगे तो प्लेन वेव फ्रंट होगा। क्लियरली द रेडियस ऑफ वेव फ्रंट इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ वेव। देखो ज़्यादा स्पीड होगा वेव का तो वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, और एक टाइम पीरियड में वो ज़्यादा दूरी तय कर लिया। तो क्लियरली जो वेव फ्रंट का रेडियस बढ़ गया, ठीक है, रेडियस बढ़ गया। यदि स्लो होगा तो कम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसका रेडियस छोटा रहा। सिमिलरली इन केस ऑफ लाइन सोर्स ऑफ पावर P एंड लेंथ L, द इंटेंसिटी एट एक्स डिस्टेंस ऑफ सोर्स कैन बी गिवन बाय। सो इंटेंसिटी आपने देखा पावर बाय एरिया होता है, और चूंकि ये लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स का वेव फ्रंट क्या होता है, या एरिया जो सरफेस एरिया क्या होगा, वो सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा, ये सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, देखो 2, यदि इसका x मानोगे ये तो ये हो गया 2 पाई x इंटू, यदि ये L लेंथ है तो 2 पाई x इंटू L, ठीक है, बिकॉज ये 2 पाई एक्स है, इसको L लेंथ से नीचे खींच दिया है, तो ये हो गया P/2 पाई एक्स इंटू L वाट पर मीटर स्क्वायर। सो आई थिंक अब वेव फ्रंट का भी कंसेप्ट समझ गए। अब हम लोग वेव फंक्शन का कंसेप्ट समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेव फंक्शन बहुत ही आसान कंसेप्ट है। आपने एक वेव क्रिएट किया, और वेव कैसे क्रिएट किया, आपने कुछ डिस्टरबेंस दिया, वेव प्रोड्यूस हुआ। सो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो उसका होगा उसी को हम लोग वेव फंक्शन बोलेंगे। सो इट इज़ अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय अ वेव। अब यदि स्ट्रिंग की बात करोगे तो स्ट्रिंग में क्या होता है, आपको मालूम है, स्ट्रिंग में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन position. So for a string, the wave function is the displacement string particle from the normal position. Sound wave के लिए क्या होता है, प्रेशर होता है, it is pressure और density fluctuation, whereas for the light wave it is electric और magnetic field. So I think wave function क्या होगा कि mathematical representation of disturbance। क्लियर है। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, सो देखो आपको जैसे यही आप देखो, यदि मुझे इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, सो ये x डिस्टेंस, देखो x डिस्टेंस पर इस वेव का पोजीशन सपोज करो ये y है आफ्टर टाइम t, तो इसमें दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक टाइम t वेरिएबल है। सो आप बोलोगे y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड टाइम t। अब यदि y इस ये चीज़ निकाल लिए, अब यदि आप बोलोगे y एज ए फंक्शन ऑफ x बट टाइम t इज इक्वल टू 0 कर दोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग में जब वेव पल्स स्टार्ट हुआ था आप उसके बारे में बोल रहे हो। क्लियर है। सो देखो यही पल्स जो t टाइम के बाद आया है तो उसने कितना डिस्टेंस मूव कर लिया होगा, vt डिस्टेंस मूव किया होगा। यदि वेव v स्पीड से मूव कर रहा है तो t टाइम में इसने vt डिस्टेंस मूव कर लिया होगा। सो आप यदि इसको ओरिजिन पर लेकर जाना चाहो, या यदि t टाइम की बात कर रहे हो और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ले जाना चाहोगे तो x में से कितना घटाना होगा, x में से आपको vt घटाना होगा, बिकॉज t टाइम में ये vt डिस्टेंस ही आया है। सो x में से vt यदि घटा दोगे तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। सो आप यहाँ पर फिर टाइम t इज इक्वल टू 0 को आप बोलोगे एज ए y एज ए फंक्शन ऑफ x, या फिर fx बोलोगे, और इसको बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी कॉमा 0, डेट इज एफ एक्स माइनस वी टी। समझे या नहीं समझे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि वेव फंक्शन को आप जो एक्स टी के फॉर्म में है उसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो वो इक्विवेलेंट होगा एक्स माइनस वी टी के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। सो कोई एक वेव फंक्शन जो ये है वही फंक्शन ये है। सो कोई भी फंक्शन यदि एक्स माइनस वी टी के फॉर्म का है तो वो वेव दिखाएगा। क्लियर है।
तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। नाउ कंसिडर द शेप ऑफ वेव पल्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई y(x0) इज इक्वल टू fx, जो कि ये टाइम का फंक्शन है तो fx बोल रहे हैं। नाउ द वेव पल्स इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड v आफ्टर टाइम t, द पल्स रीचेज एट अ डिस्टेंस vt along प्लस x एक्सिस। नाउ कंसिडर द शेप ऑफ वेव पल्स डज नॉट चेंज, शेप चेंज नहीं हो रहा है, देन द वेव फंक्शन कैन नाउ बी रिप्रेजेंटेड एज y(xt) इज इक्वल टू yx माइनस वी टी कॉमा 0, डेट इज टाइम को आपने 0 बना दिया, इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वी टी। क्लियर है? सो यदि वेव पल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा तो उसका जो इक्वेशन होगा वो फंक्शन होगा x माइनस वी टी के फॉर्म का, और यदि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा तो फंक्शन होगा x प्लस वी टी का। सो एनी फंक्शन, ऐसा नहीं कि साइन फंक्शन ही, ठीक है, any function to represent wave three quantities x v t must appear in the combination in this way। आपको किस वे में आना चाहिए? x माइनस वी टी के फॉर्म का आना चाहिए, या फिर इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो ax प्लस माइनस बी टी, ठीक है, जहाँ a और b कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो और साथ में ये चीज़ बाउंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, मीन्स कि किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? लाइक मैं सपोज करूं कि मैं बोल दिया 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वी टी, सो एक्स माइनस वी टी बोला तो आप देखो कि ये आप यदि वैल्यू लोगे t और v का कुछ कॉम्बिनेशन लो लोगे, लाइक x इज इक्वल टू वी टी ले लोगे, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। सो अगेन दिस फंक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन, सो इट शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t ऑल्सो। सो आप देखो कि y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वी टी स्क्वायर प्लस 5, क्या ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये टर्म यदि 0 हो भी जाएगा तब भी ये 1/5 होगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। फिर यदि a एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर बोलो तो क्या ये ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर बी एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर। सो क्लियरली ये आपको क्या है? फाइनाइट टर्म है। क्लियर है? और यदि मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको आप इस फॉर्म में एक्स माइनस वी टी के होल स्क्वायर के इक्वल नहीं है, मीन्स कि एक्स माइनस वी टी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते हो। या फिर स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वी टी, क्या ये एक्स माइनस वी टी के फॉर्म में है? तो ये भी नहीं है। या 4x स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी आपको x माइनस बी टी के फॉर्म में नहीं है, मीन्स कि आपको ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखना। स्क्वायर रूट एक्स प्लस माइनस वी टी ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये आपको निगेटिव वैल्यू ले सकता है, स्क्वायर के अंदर निगेटिव वैल्यू आप नहीं लेते हो। फिर a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी आपको क्या है? ये वेव नहीं है, ये केवल टाइम का एक साइन फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें x का कंपोनेंट नहीं है। सो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द वेव। अब वेव फंक्शन तो आप समझ गया कि कैसे क्या होता है वेव फंक्शन। अब वेव इक्वेशन क्या होता है? सो ऑल द ट्रैवलिंग वेव सेटिस्फाई ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज कॉल्ड एज वेव इक्वेशन, और वेव इक्वेशन होता है del 2y बाई del t स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर del 2y बाई del x स्क्वायर, जहाँ v का वैल्यू होता है ओमेगा बाई के, डेट इज इक्वल टू वेव स्पीड। सो क्लियरली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये del 2y बाई del t स्क्वायर हो गया, ये हो गया v स्क्वायर इंटू कर्वेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। कर्वेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव क्या हुआ? del 2y बाई del x स्क्वायर। और आप कोई भी इक्वेशन लो जो ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्म का हो, ठीक है, f ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्म का, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है। सो हम लोग देख लेते हैं, लाइक प्रूव डैट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रिप्रेजेंट अ वेव। सो आप इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट किया मैंने, एक बार जो x के रिस्पेक्ट में करके डबल डिफ्रेंशिएट किया, तो देख लिया कि ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है del 2y बाई del t स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर del 2y बाई del x स्क्वायर। सो क्लियरली ये आपको कंसेप्ट समझ गए होंगे।
अब बोल रहा है हार्मोनिक वेव, इफ अ ट्रैवलिंग वेव इज अ साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ x माइनस बी टी, देन वेव इज सेड टू बी हार्मोनिक और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जिसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। सो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होता है y इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी इज इक्वल टू एफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, और यहाँ से आप वेव वेलोसिटी निकाल सकते हो। सो इससे यदि वेव वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालते हो, वेव वेलोसिटी v होता है ओमेगा बाई के, मीन्स कि t का जो कोएफिशिएंट है उसको ऊपर रखो और x के कोएफिशिएंट को नीचे रखो। सो यहाँ से हो जाएगा b बाई ए। क्लियर है। अब अनदर वे टू कैलकुलेट वेव वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का अनदर तरीका क्या है कि ये जो टर्म जो रहेगा ना फेज, उसको आप डिफ्रेंशिएट करना। सो ये कर दोगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस माइनस ओमेगा, और डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी के इक्वल हो गया। सो ये v हो गया ओमेगा बाई के। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, और न्यू हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाई के, डेट इज ओमेगा बाई के। सो ये सारे आप प्रोग्रेसिव वेव के बारे में समझे, और जब हार्मोनिक रहेगा तो उसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोल देंगे। अब हम लोग प्रेशर वेव के बारे में समझते हैं। सो व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव propagates in a gaseous medium, it produces compression and rarefaction in the medium periodically, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। If it is expressed in terms of longitudinal displacement of particle of the medium, then it is called as the displacement wave, and if it is expressed in terms of excess pressure, then it is called as the pressure wave। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप ना कंप्रेशन होता है, रेयरफैक्शन होता है। कंप्रेशन में प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होता है या मोर देन नॉर्मल प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम हो जाता है, बोल सकते हो। रेयरफैक्शन के केस में प्रेशर और डेंसिटी लेस देन नॉर्मल प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम से होता है। सो कंप्रेशन के टर्म में को आप ना बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा प्रेशर या डेंसिटी क्या है उस फॉर्म में। क्लियर है। सो डिस्प्लेसमेंट वेव यदि आप पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के वेव रूप में बोलते हो तो डिस्प्लेसमेंट वेव होता है, और एक्सेस प्रेशर के टर्म में बोलते हो तो क्या होता है, प्रेशर वेव होता है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट वेव हो गया यदि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव क्या होता है, प्रेशर वेव होता है डेल्टा पी। ये देखो एक्सेस प्रेशर है, ठीक है। सो एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी जीरो, जो कि मैक्सिमम होगा आपको किस केस में, कंप्रेशन के केस में, डेल्टा पी जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो यहाँ साइन था तो यहाँ कॉस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जहाँ डेल्टा पी जीरो क्या होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा, जिसका वैल्यू होता है ए के बी। जहाँ ए का वैल्यू आपको मालूम है, के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और बी क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। सो प्रेशर वेव इज पाई बाई 2 आउट ऑफ फेज विद डिस्प्लेसमेंट वेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसलिए यहाँ पर साइन था तो कोसाइन आ गया, यहाँ पर कॉस होगा तो यहाँ पर साइन आ जाएगा। मीन्स कि जहाँ प्रेशर का मैक्सिमम होगा वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मल लेवल होगा। प्रेशर हमेशा डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 से आगे है। सो आप यदि कर्व में देखोगे तो यदि ये आपको डिस्प्लेसमेंट का कर्व होगा तो प्रेशर के लिए क्या करोगे, इसमें पाई बाई 2 जोड़ दोगे। सो इसको पाई बाई 2 से आगे की तरफ शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, बात समझे ना। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम है तो प्रेशर का नॉर्मल है, वैसे ही प्रेशर का मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मल है। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच का रिलेशनशिप, इनका कर्व भी दिया गया है। देखो यहाँ पर ये कर्व है जिसको हम लोगों ने भी ड्रॉ किया, और डेल्टा पी एम जो मैक्सिमम जो प्रेशर है उसको आपने निकाला है क्या होता है। ठीक है, ये आपको डेल्टा पी जीरो होता है जिसको कि ए के बी के इक्वल होता है, जहाँ ए एम्पलीट्यूड है, के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा और बी बल्क मॉडुलस है। सो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से दिखाया है, सो कैपिटल ए लिखो। अब हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। सो मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ वेव, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो वेव इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ मीडियम पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो आप ध्यान देना, एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, मीन्स कि एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट एरिया में जो एनर्जी फ्लो होता है वही इंटेंसिटी होता है। दैट इज ए का वैल्यू 1 कर दो, टी का वैल्यू 1 कर दो, तो आई इज इक्वल टू एनर्जी के इक्वल हो गया।
So it is the rate of energy transfer per unit cross sectional area perpendicular to flow of energy and its unit is watt per meter square. So आप जानते हो कि एनर्जी बाय टाइम पावर होता है, सो आप इसको पावर बाय एरिया के भी इक्वल बोल सकते हो इंटेंसिटी को. सो वेव इंटेंसिटी हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, दैट इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया. और ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लो, ठीक है. रिमेंबर मैं लिख देता हूँ 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, जहाँ ए क्या है, ए है एम्पलीट्यूड, एन क्या है फ्रीक्वेंसी, अच्छा वी क्या है वेव वेलोसिटी, ठीक है. वेव वेलोसिटी मैंने देखा था ओमेगा बाई के होता है, रो क्या होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम और इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर. अब देखो कि हम लोग यूजुअली वेव वेलोसिटी और डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हैं, तब क्या होता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर. सो हमेशा ध्यान रखना कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर और एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इस पर प्रॉब्लम आते हैं. सो इंटेंसिटी तो समझ गए. अब एनर्जी डेंसिटी क्या हुआ. सो एनर्जी डेंसिटी होगा E इज इक्वल टू वेव इंटेंसिटी बटे वेव वेलोसिटी. अब ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो ये एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या है आपको वॉल्यूम. सो वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू लेंथ. क्लियर है. सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिससे वेव फ्लो कर रहा है और ये लेंथ यदि L है, वेव वेलोसिटी वेव इसी में मूव कर रहा है. सो वेव का यदि वेलोसिटी v होगा तो L का वैल्यू क्या होगा, L होगा vt यदि t टाइम की बात करेंगे. सो ये हो जाएगा और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है. सो एनर्जी डिवाइडेड बाय a इंटू वी इंटू टी, डेट इज E डिवाइडेड बाय a इंटू टी इंटू वी, और E डिवाइडेड बाय a इंटू टी क्या होता है इंटेंसिटी. सो I डिवाइडेड बाय v. सो ये आ गया I डिवाइडेड बाय v, जो ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, और I का वैल्यू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो, जहाँ एन क्या है फ्रीक्वेंसी है, ए एम्पलीट्यूड है, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम है. सो आई थिंक एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको. अब हम लोग इंटेंसिटी कुछ किसी अलग अलग सोर्स के लिए कैसे निकालते हैं ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं. पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है और इंटेंसिटी होता है P बाई 4 पाई आर स्क्वायर. सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर. सिमिलरली लाइन सोर्स के लिए हम लोगों ने देखा था कि इंटेंसिटी I इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स इंटू एल. ठीक है, चूंकि वेव फ्रंट क्या होता है सिलेंड्रिकल होता है और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स या I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x के होता है. सो इंटेंसिटी से जो प्रॉब्लम आएंगे उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे. अब साउंड लेवल को डेसिबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी समझ लेते हैं. सो एज द रेंज ऑफ इंटेंसिटी द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट इज लार्ज, सो जनरली द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन लॉगरिथमिक स्केल. आपको लॉगरिथमिक स्केल में यदि इंटेंसिटी को दिखाओगे तो वो डेसिबल के फॉर्म में हो जाएगा. सो लॉगरिथमिक स्केल में एक हम लोग रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं और मेरा वो रेफरेंस पॉइंट होता है I0 से डिनोट करते हैं. सो इट इज़ द रिलेटिव इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इंटेंसिटी. इसको थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, जहाँ से आपको सुनाई देता है मिनिमम. और I0 का वैल्यू हम लोग बोलते हैं 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर और 10⁻⁻16 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी. सो द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ इंटेंसिटी अप टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ इंटेंसिटी. थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इंटेंसिटी इनफैक्ट होता है ये. सो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हो गया, दहलीज, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है. द अपर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच कैन बी टॉलरेटेड बाय ह्यूमन ईयर इज 1 वाट पर मीटर स्क्वायर और इसको क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन बोलते हैं. सो डेसिबल में आपको इंटेंसिटी निकालना हो सो इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर में दिया जाएगा, उसको आप I0 से डिवाइड करो और log टू द बेस 10 ले लो और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, लाइक मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ आपको. 10⁻⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर का निकालना हो डेसिबल में तो क्या करोगे 10⁻⁻7 को डिवाइड करोगे 10⁻⁻12 से. ये वाट पर मीटर स्क्वायर है, 10⁻⁻12 से डिवाइड करोगे, log टू द बेस 10 लोगे और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बीटा इन डेसिबल हो जाएगा. क्लियर है.
सो देखो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपको 10⁵ हो जाएगा। सो 10 log 10 10⁵ और 5 बाहर आ जाएगा, तो 50 डेसिबल आ गया। सो यहाँ पर ये 50 डेसिबल होगा, ठीक है, ये 50 डेसिबल हो गया। वैसे ही 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर के लिए 60 डेसिबल हो जाएगा। 10⁻⁻5 वाट पर मीटर स्क्वायर यदि इंटेंसिटी होगा तो 70 डेसिबल हो जाएगा। सो इस तरीके से आएगा। और आई का वैल्यू जब आप I0 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको 0 डेसिबल हो जाएगा। सो आई का वैल्यू I0 लोगे तो log I0/I0 log 1 का वैल्यू 0 होता है, सो 0 डेसिबल हो गया। ध्यान दो, ये वाट पर मीटर स्क्वायर में मैंने 10⁻⁻12 लिया। यदि आप वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे, सपोज करो कि आई का वैल्यू मैं 10⁻12 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर लूँगा, तो क्या आ जाएगा, तो आपको वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप 10⁻6 I0 का वैल्यू ले लेना। क्लियर है, तो ये 40 डेसिबल आ जाएगा। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सो फॉर 10 डेसिबल इंक्रीज इन साउंड लेवल द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय 10 टाइम्स। यदि 10 डेसिबल से बढ़ गया हो तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 10 log I/I0 यदि 10 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, log I/I0 हो गया आपको 1 के इक्वल, और ये 1 का मतलब हो गया log 10, और इसका मतलब हो गया I/I0 इज इक्वल टू 10 और I इज इक्वल टू 10 I0। सो क्लियरली यदि ये 10 डेसिबल से इंक्रीज होता है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ना पिछले वाले से 10 टाइम्स हो जा रहा है। इंटेंसिटी डबल होगा तो इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में 3 dB का अंतर आएगा। डबल होने पर क्या होगा, log 10 2 का होगा फैक्टर इंटू 10, और log 10/2 का वैल्यू होता है 0.3 के। सो ये ऑलमोस्ट आपको 3 डेसिबल का अंतर आ जाएगा। सो इंटेंसिटी यदि डबल होगा तो आपको 3 डेसिबल से बढ़ जाएगा। क्लियर है, अब हमेशा ध्यान रखना, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पर बोला 10⁻⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये इसका वैल्यू कितना होता है, 50 डेसिबल होता है। क्लियर है। अब यदि बोलूँ आपको 2 × 10⁻⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो अब क्या बोलोगे, 53 डेसिबल। यदि मैं बोलूँ 4 × 10⁻⁻7, मैं बोलूँ 4 × 10⁻⁻7, तो आप क्या बोलोगे, 56 डेसिबल। सो आप ये चीज़ ध्यान रखो 2 के मल्टीपल में कैसे चेंज हो रहा है। फिर देखो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन के लिए आप कैलकुलेट कर लो। सो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन में इंटेंसिटी क्या होता है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो 1 / 10⁻⁻12 करोगे तो 120 डेसिबल आएगा। सो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन में 120 डेसिबल होता है। अब कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि दो इंटेंसिटी I1 I2 दे दिया जाए और उसके क्रॉसपॉन्डिंग पूछेगा कि डेसिबल में कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो ये होगा, मान लो कि बीटा 2 डेसिबल है, क्रॉसपॉन्ड्स करता है I2 के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 10 log I2/I0, और उसी तरह से बीटा 1 डेसिबल हो जाएगा 10 log I1/I0। सो क्लियरली बीटा 2 माइनस बीटा 1, जब इसमें से इसको घटाओगे तो यही आ जाएगा, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 10 log I2/I1। सो ये बेसिकली आप जब डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हो उसके लिए है। अब लाउडनेस को कैसे डिफाइन करते हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ऑन अकाउंट ऑफ विच साउंड एपियर्स टू बी इंटेंस और स्लो। तो साउंड यदि इंटेंस सुनाई देगा तो आप बोलोगे कि लाउड है, और यदि स्लो सुनाई देगा तो बोलोगे कि उसका लाउडनेस कम है। सो जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा है उसको आप लाउड साउंड बोल सकते हो। सो द लाउडनेस दैट वी सेंस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑल्दो इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है, लेकिन ये इंटेंसिटी से समहाउ रिलेटेड होता है। द लाउडनेस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एज वेल एज सेंसिटिवनेस ऑफ द ईयर। आपका ईयर कितना सेंसिटिव है उस पर भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट टर्म आता है पिच ऑफ साउंड। पिच को कैसे डिफाइन करते हैं, द पिच ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल साउंड और अ ग्रेव साउंड। सो यदि फ्लैट साउंड हो गया ना तो उसको बोलते हैं कि लो पिच का है, जैसे कि आदमी की वॉइस, जबकि जो वुमेन की वॉइस होती है वो क्या होती है, शार्प होती है, उसका पिच ज़्यादा होता है। ठीक है, सो आप बोल सकते हो this depends on the frequency of vibration of wave. If the frequency of vibration is higher then sound is shrill and of high pitch। ठीक है, जबकि साउंड का यदि लो पिच है तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम होगा। जो भी फ्लैट साउंड होता है ना, जैसे कि आदमी की वॉइस हुई थोड़ी फ्लैट हो गई, उसका पिच कम होता है।
जैसे आप यदि बर्ड का बोलोगे तो बर्ड का क्या होगा, पिच ज़्यादा होगा। जो मॉस्क्यूटो का क्या होगा, हाई पिच होगा साउंड। लेकिन जैसे शेर की आवाज़ हो गई, काऊ की आवाज़ हो गई, भैंसे की आवाज़ हो गई, तो ये सब का पिच क्या होता है, लो होता है। ठीक है, ये सब का साउंड क्या होता है, फ्लैट होता है। वैसे ही बोल सकते हो कि वॉइस ऑफ ए वुमेन हैज़ हाई पिच देन दैट ऑफ अ मैन। अब डिफरेंस पिच और लाउडनेस में क्या है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इस फिगर से अच्छा समझाया गया है। So the pitch of sound is our ear response to the frequency of sound, while loudness depends on the energy of wave. So wave का energy ज़्यादा होगा, intensity ज़्यादा होगा, तो उसका loudness ज़्यादा होगा। जबकि जो pitch है ना, वो frequency पर totally depend कर रहा है। क्लियर है। सो आप देखो यहाँ पर एक साउंड वेव है, उसका लाउडनेस इंक्रीज कर दोगे तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सो केवल एम्पलीट्यूड में अंतर आया, ठीक है, लाउडनेस इंक्रीज किए तो, और फ्रीक्वेंसी सेम रहा। जबकि लाउडनेस डिक्रीज कर दोगे तो एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज हो गया। सो फ्रीक्वेंसी सेम रहा और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। सो लाउडनेस टोटली डिपेंड्स ऑन द आपको एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी पर। जबकि यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दोगे तो इसका जो ना, अब जो साइकिल ये कम टाइम में कंप्लीट होगा। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कम टाइम में साइकिल कंप्लीट हो रहा है। लाउडनेस सेम है मीन्स कि एम्पलीट्यूड सेम है। देख लो इसका जो एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड सेम है। यहाँ पर देखो कि आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दिए तो अब एक वेव को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम है। तो ये बेसिकली पिच और लाउडनेस के बीच का अंतर हो गया। अब एक आध हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द एनर्जी पर यूनिट एरिया एसोसिएटेड विथ प्रोग्रेसिव साउंड वेव विल बी डबल। सो एनर्जी डबल हो गया तो क्या चीज़ होगा, अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी। सो एम्पलीट्यूड यदि स्क्वायर रूट 2 टाइम से बढ़ जाएगा तो भी एनर्जी डबल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी स्क्वायर रूट 2 टाइम से बढ़ जाएगा तब भी ये डबल हो जाएगा। सो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव और स्क्वायर रूट 2 टाइम्स क्या हो गया, 1.414, डेट इज़ 0.414, डेट इज़ 41% से बढ़ गया। तो ये एम्पलीट्यूड 41% से बढ़ जाएगा तो एनर्जी डबल हो जाएगा। वैसे फ्रीक्वेंसी 41% से बढ़ जाएगा तो एनर्जी डबल हो जाएगा। फिर अब देखो जो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए पर्सन इज टॉकिंग इन अ स्मॉल रूम एंड द साउंड इंटेंसिटी लेवल इज 60 dB एवरीवेयर विद इन द रूम। इफ देयर आर 8 persons टॉकिंग साइमल्टेनियसली इन द रूम देन द साउंड इंटेंसिटी लेवल इज। सो एक पर्सन के कारण जो इंटेंसिटी है वो 60 dB है। सो आप मान लो 60 dB क्रॉसपॉन्ड्स करता है आई को। तो अब क्या है कि यदि 8 पर्सन है तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 8 आई। आपको मालूम है कि इंटेंसिटी डबल होता है तो 3 डेसिबल से इंक्रीज हो जाता है। सो 8 आई हो गया तो कितना डेसिबल से इंक्रीज हो जाएगा, 3 डेसिबल प्लस 3 डेसिबल प्लस 3 डेसिबल, बिकॉज 2 इंटू 2 हुआ 8 के और 2 क्रॉसपॉन्ड्स करता है 3 डेसिबल इंक्रीज के। सो टोटल कितना डेसिबल से बढ़ गया, 9 डेसिबल से बढ़ गया। सो 60 प्लस 9 69 डेसिबल हो जाएगा। सो आंसर बी हो जाएगा।